प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र के बारे में जाना था, वैद्युत बल रेखाओं की चर्चा किया था, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल के बीच में तुलना किया था। आज हम और साथ ही साथ हमने ये जान लिया था कि वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए हमें दो भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरी वैद्युत बल रेखा। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो आपको कौन बताएगी? वैद्युत बल रेखा बताएगी। और वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है ये हमको कौन बताएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगी। इसके बारे में हमने जाना था इलेक्ट्रिक फील्ड की आप ई से इंडिकेट करते हो। राशि कैसी थी? सदिश थी। E इज इक्वल F अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या था? टेस्ट चार्ज था। अगर आप इसकी वैल्यू को एकांक कर दीजिए तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में इसका मान अगर आपने 1 किया तो E इज इक्वल टू क्या होगा? व्हेन क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम F। तो F किसके बराबर है? E के बराबर है। कब? जब आवेश का मान एकांक हो जाए। इसी नाते हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक परीक्षण आवेश धनावेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मात्रक की आपने बात किया था, या कहीं कहीं किताबों में आपको दिया जाता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा उस पर्टिकुलर आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। मात्रक की बात अगर आप करें वो E का मात्रक यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक बराबर F का मात्रक न्यूटन और Q नॉट का मात्रक कूलम, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। अब आते हैं कि कोई बिंदु आवेश है, इसके कारण r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? यहां हमने लिखा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम माने यहां पर कोई आवेश Q है जिससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस पर एक परीक्षण धनावेश लेकर के आएंगे। परीक्षण अगर ये आवेश सपोज करते हैं कि पॉजिटिव था तो इस क्यू नॉट पर ये बल किस दिशा में लगाएगा? कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण का बल होगा। तो डायरेक्शन इसकी किधर हो जाएगी? इस साइड में हो जाएगी, क्योंकि परीक्षण आवेश की प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक होती है ना। तो ये धन और धन मिल करके प्रतिकर्षण ये E की दिशा इधर हो जाएगी। और अगर यही Q को आपने निगेटिव रखा तब परीक्षण आवेश पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव रहा तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के एक दूसरे को क्या करेंगे? इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। E की डायरेक्शन तब इधर हो जाएगी। तो सुविधा के लिए हम मान लेते हैं Q पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। E की डायरेक्शन आपकी इधर दिखा रहा है। तो अभी जस्ट पीछे हमने पढ़ा कि E बराबर क्या होता है? F अपान Q नॉट के। तो सबसे पहले तो हमको F चाहिए। कूलॉम के नियम से हम जान सकते हैं कि इन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा? F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ नहीं हो तो F की ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दो तो आपको मिलेगा E इज इक्वल Q1 की जगह पर Q है आपका और Q2 की जगह पर Q नॉट है। तो वैल्यू आप यहीं पर चाहे अगले स्टेप में चेंज कर सकते हैं
और या तो यही चेंज कर दीजिए। ये वैल्यू यहाँ हमने पुट किया तो हमको मिला 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट भी है बटे में कर दिया तो क्यू नॉट से क्यू नॉट का टर्म कैंसिल हुआ। E इज इक्वल 1/4πε0 क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आपको मिल गया। इस पर्टिकुलर चार्ज से r मीटर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट डी है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E इज इक्वल 1/4πε0 क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। आगे के टॉपिक में हमको जानना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ये नया शब्द थोड़ा सा आपको लग रहा है, वैद्युत द्विध्रुव, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कोशिश करो इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप साथ साथ नोट्स बनाते चलो, कर दो। अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। या इसी को हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो द्विध्रुव, द्वि का मतलब दो और ध्रुव का मतलब शायद आप समझ रहे हैं कि परिमाण में समान किंतु विपरीत आवेश। जिस भी निकाय के पास हो उसको आप ध्रुव कहने वाले। लेकिन अगर वैद्युत द्विध्रुव की हम बात करें तो परिभाषा इसकी है कि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हों, उस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहने वाले हैं। जैसे परिभाषा इसकी है कि परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों। जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई हमने निकाय बना दिया सिस्टम चार्ज, सिस्टम टू चार्ज का। एक चार्ज के पास क्या, पहला जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड क्या है? प्लस क्यू है, और दूसरा जो मैग्नीट्यूड है उसका, दूसरा चार्ज इसका मैग्नीट्यूड माइनस क्यू है। सॉरी, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बशर्ते चार्ज इन पर अपोजिट है, एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव है। अब इनके बीच की सेपरेशन की बात करें डिस्टेंस की, तो इसका मिड पॉइंट पहले O मान लेते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस L आप मान लीजिए, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी L है। यह बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास? ट्वाइस L की। NCERT आप उठाओगे तो वहां पर यह डिस्टेंस स्मॉल a से दिया हुआ है, तो बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप स्मॉल a भी दिखा सकते हो और स्मॉल l भी दिखा सकते हो। परिभाषा एक बार फिर से सुनिए कि वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों। जैसे आपका HCl हो गया, NaCl हो गया, एग्जाम में अक्सर आपसे पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके कोई दो उदाहरण दीजिए। तो आप दो उदाहरण के से आप कोई भी इसमें से दो छाट दीजिएगा, दो चार जो भी आपसे पूछे उसको आप रखिएगा। अब आगे का टर्म है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। हम पिछले
पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं बल आघूर्ण के बारे में। बल आघूर्ण क्या होता था कि किसी निकाय के परितः, किसी निकाय को उसके परितः घुमाने की प्रवृत्ति की माप होती थी, जहां पर टाउ बराबर दोनों बलों में से एक बल और उसके बीच की लंबवत दूरी या क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी के गुणनफल को। यहाँ पर भी सेम चीजें आपको गानी है, बशर्ते क्या चेंज करना है, द्विध्रुव का आघूर्ण है, इस नाते दो आवेश आपके पास हैं, एक धन है और एक ऋण है, तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और गुणे इसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण करने वाले हैं। तो मैंने कहा दोनों आवेशों में से एक आवेश और गुणे इसके बीच की दूरी, ये बराबर किसके होगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसको आप इंडिकेट किससे करोगे, P से। तो P बराबर दोनों आवेशों में से एक आवेश मैंने क्यों रखा और बीच की दूरी कितनी है, ये L नहीं मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु तक की दूरी L है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, ट्वाइस L है। यहाँ ट्वाइस L आपने रखा, आगे मैथमेटिकल रूल है, दो को पहले कर दो। बीजगणित का नियम तो यही है कि आपको अक्षर बाद में रखना है, अंक पहले रखना है, तो दो को पहले रख दो, बचा क्या, L। और ये राशि कैसी है, सदिश राशि है। मात्रक अगर इसका निकालना हो, आवेश का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक, तो कूलम मीटर, कूलम मीटर। बीमा अगर निकालना हो, आवेश की बीमा 80 होती है और मीटर का L हो जाएगा, तो आप इसको L को पहले कर देना और T को बाद में, ये बन जाएगा आपका LTA। ठीक है भैया। दिशा की बात करें तो यह राशि सदिश है और इसकी डायरेक्शन हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होगी। किधर होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होगी। किसकी दिशा, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार यही वैद्युत द्विध्रुव से कोई बिंदु यहाँ पर इसके अक्ष की स्थिति में, इसको हम कहेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक बार इसके मध्य बिंदु से कोई पॉइंट ऊपर की तरफ कहीं y अक्ष पर r डिस्टेंस पर हो, तो हमारी कैसे कौन सी स्थिति बनेगी, निरक्ष की स्थिति बनेगी। वहां पर हम निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए देखते हैं। जैसा कि पीछे हम लोगों ने जाना कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने प्रकार से आप निकाल सकते हो, दो प्रकार से। एक तो अक्षीय स्थिति में और दूसरा निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति या इंड ऑन पोजीशन, तो इसके लिए हम मानते हैं
चित्र जैसे जैसे मैं बताता चलूं वैसे वैसे आप भी ड्रा करते चलिए और चीजों को जूम करते चलिए। तो सबसे पहले मैं मानूं कि एक वैद्युत द्विध्रुव मेरे पास है, मैंने मान लिया ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ये वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ये मध्य बिंदु इसका ओ है। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, चार्ज की बात करें, इस पर चार्ज माइनस क्यू है और इस पर चार्ज प्लस क्यू है। दूरी देने हम थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं, दूरी हमेशा इसके मध्य बिंदु से आपको देनी है, इसके मध्य बिंदु से r मीटर दूर कोई पॉइंट आपका P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जरा देखो, आप मान रखे हो कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की सेपरेशन होती कितनी, ट्वाइस एल के, तो यहाँ मध्य बिंदु तक की दूरी कितनी हो जाएगी L, और यहाँ तक की डिस्टेंस भी भैया L हो। अब जरा ध्यान दीजिए कि बिंदु B से जो तीव्रता आपको निकालने वाली है, परिणामी तीव्रता ही निकालनी है, तो दो चार्ज इसके पास है ना, एक तो है प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू। इन दोनों के कारण बिंदु P पर तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो B से जरा दूरी देखो इस आवेश से, तो टोटल डिस्टेंस r थी यहाँ तक, इतनी L इसमें से घट जाएगी इतनी डिस्टेंस के लिए ना, तो डिस्टेंस कितनी बची r माइनस L। और सेम ऐसे इससे यहाँ तक की दूरी आपकी, यहाँ तक तो r थी ही, L इसमें और जुड़ रही है, तो बिंदु A से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस L हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहना आपको क्या क्या है कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, इसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी r माइनस L होगी तथा बिंदु A से P तक की दूरी r प्लस L होगी। तब हम जानते हैं अगर बिंदु B पर या इस धन आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, क्योंकि ये धन है, यहाँ पर आप एक परीक्षण आवेश रखें, परीक्षण आवेश इसको किधर करेगा, रिपल्सन इस पर रिपल करेगा, तो इसको इस दिशा में होगी। ये तीव्रता हम कितनी मान लें, E1। और ऐसे माइनस Q वाला आवेश क्या करेगा, यहाँ Q0 रखने पर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये तीव्रता की दिशा आपकी किधर हो गई, E2 की हो गई। तो बिंदु P पर अब परिणामी तीव्रता आप निकाल दो, वही आपका काम। ये राशि कैसी है, सदिश राशि है, डायरेक्शन इनकी देखो, एक या बीच का एंगल 180 है, तो दो सदिशों का परिणामी अगर आप निकालते थे किसी भी विधि से निकालो, वहां पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगी। अभी आगे उसको भी निकाल लेते हैं कैसे होगी। चलो यहां हम लिखते हैं बिंदु आवेश धन Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का स्क्वायर होता था। R यहां से यहां तक कितना है, R माइनस L है आपके पास, R माइनस L का होल स्क्वायर है, समीकरण 1 बना आपका। सेम इसी तरह बिंदु आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ये समीकरण आपका 2 है। अब आते हैं कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता
ई बराबर T1 माइनस T2 है। ये कैसे आए? हमने पढ़ रखा है दो सदिशों का परिणामी, कक्षा 11 में वेक्टर वाला चैप्टर। मैं पहले वीडियो से ही आपको कह रहा हूँ कि अगर आप क्लास 11 का दो चैप्टर ढंग से नहीं पढ़े तो एक बार फिर से पढ़ना भी, एक तो वेक्टर और एक डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि ये दोनों 12 में तो आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन इनके एप्लीकेशन हर जगह आपको मिलने वाले हैं। दो सदिश अगर हमारे पास ए और बी होते थे और उनके बीच का एंगल थीटा होता था तो उनका परिणामी आर बराबर क्या हमने निकाला है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद आ रहा है सबको? अच्छी बात। तो कॉस थीटा बीच का एंगल कितना हो गया? 180, और कॉस 180 का मान कितना होता है? -1। ये वैल्यू आपकी अब क्या होगी? ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस या माइनस, इसको माइनस कर देगा तो -2 ए बी हो गई। ये बराबर किसके हो गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। या ये बराबर है अंडर रूट हट जाएगा तो आर बराबर ए माइनस बी की। यही काम है हम कर रहे हैं, परिणामी निकालना है ना। तो दो सदिश हैं, उनके सदिश राशियां हैं, बीच का कोण 180 है, परिणामी तीव्रता हमारी E1 माइनस E2 आ जाएगी। अब आप बस पूरा वैल्यू यहाँ पर रख दो, समीकरण 1 और 2 से E1 और E2 का मान रख दो। यहाँ तक फिजिक्स आपकी खत्म, अब सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स बच रहेगी। देखो तो ऐसे में E बराबर क्या हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r प्लस l का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? तो आप दोनों में से कुछ कॉमन कर सकते हो। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इतना टर्म तो दोनों में है, इसको बाहर कर दो, बचा क्या? 1/r माइनस l का होल स्क्वायर और -1/r प्लस l का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? इसको और अच्छे से सॉल्व करो जरा। तो E बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू, चलिए पूरा इसका इधर कर लो, इसका इधर कर लो, और लास्ट पा लेने के लिए इन दोनों का आपस में कर देना। r माइनस l का होल स्क्वायर r प्लस l का होल स्क्वायर। ऊपर का टर्म क्या बचेगा आपके पास? r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर। यहाँ देखो ध्यान से, तो एक तरफ a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये टर्म आता है 4ab के, नहीं तो आप सॉल्व करके देखना। a प्लस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस इन दोनों टर्म को, मतलब आर स्क्वायर और एल स्क्वायर के टर्म को काट देगा इसके पॉजिटिव वाले टर्म से, और -2r का जो टर्म होगा उसको पॉजिटिव कर देगा, यानी वो इसमें कर ही दिया जाए। तो E बराबर हमको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl और बटा, चलिए माइनस का टर्म यहीं से माइनस का गुणा करके देखो, ये माइनस कर देगा, इसको माइनस और इसको प्लस, और बटे में देखो a माइनस बी a प्लस बी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं r माइनस l और r प्लस l, अब पूरे का पावर 2। ठीक है, तो E बराबर क्या मिला आपको? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, r स्क्वायर से माइनस r स्क्वायर, l स्क्वायर से माइनस l स्क्वायर का टर्म कैंसिल, 2rl और 2rl 4rl, और बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरे की पावर 2। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। तब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, अच्छा इसको अंदर रख देते हैं। ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2,
2 गुणे 2 और इसको लिख सकते हैं क्यू एल और गुणे आर और पूरे का बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। क्या अभी पीछे आपने पढ़ा है ट्वाइस क्यू एल किसकी वैल्यू होती है? वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण पी की होती है। यहां हम लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी इंटू आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो कि यल आर की तुलना में छोटा है तो ऐसे में इसका वर्ग और ज्यादा छोटा होगा। कहने का भाव शामिल मेरे ये है L इज लेस देन R, हेंस L स्क्वायर टू मच लेस देन R स्क्वायर। जैसे हमारे पास दो संख्याएं, एक तो 2 है और एक 0.2 है, दोनों का वर्ग करें क्योंकि यह 0.2 2 से 10 गुना छोटा है। वर्ग अगर करें हम इसका वर्ग 4 हो जाएगा और इसका वर्ग 0.04 होगा। दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 100 गुने का अंतर हो गया। इसी नाते हम इस एल स्क्वायर की बड़ी घात यल की बड़ी घात को छोड़ सकते हैं या यहां लिख दे एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर। ठीक है, एल स्क्वायर को जैसे ही आपने नगण्य माना वैल्यू को जरा ध्यान दीजिए क्या बचेगा आपके पास? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी इंटू आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को नगण्य करना है यानी इसकी जगह 0, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसकी पावर 2। ये पावर 2 और 2 मिलकर के कितनी कर दी? इसकी 4 पावर कर दी। एक आर ऊपर है, आर की पावर 4 नीचे है। तो अब आपको जो मिलने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी अपान आर की पावर 2। ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? आप कर सकते हैं, इसको करिए। स्थिति में तीव्रता जस्ट इसकी हाफ होती है यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यू। आइए देखते हैं कैसे। उससे जैसे पीछे आपने जूम किया था यहां भी करिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक तरफ माइनस क्यू चार्ज और दूसरी तरफ प्लस क्यू चार्ज। कोई दिक्कत नहीं आता? मध्य बिंदु इसका O है, वैद्युत द्विध्रुव का नाम भी दे दिया मैंने ए बी। इसके मध्य बिंदु से R मीटर दूर कोई बिंदु P है यहाँ पर जिस पर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ये डिस्टेंस वापस L हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी आपकी L ही होगी। टोटल डिस्टेंस ट्वाइस, सॉरी ये आ रहा बराबर L। अब इस बिंदु P पर भी एक तो इस धनावेश q के कारण तीव्रता होगी और एक इस ऋण आवेश q के कारण तीव्रता होगी। बाद में दोनों तीव्रताओं का परिणाम ही आप बिंदु P के लिए निकाल दीजिएगा। यहां तक की डिस्टेंस आपको चाहिए P से लेकर के B तक और P से लेकर के A तक। ये देखो बेटा एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा इस तरह। अगर आप इस पॉइंट को मिला दोगे, कैसा त्रिभुज? समद्विबाहु। ये डिस्टेंस सेम है, ये कॉमन है, तो ऑब्वियस सी बात ये दोनों भुजाएं आपस में भी बराबर होंगी। और इसके साथ साथ ये कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज। किसी समकोण त्रिभुज में आधार है या लंब है तो कर्ण का मान आप कैसे निकालोगे? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो ऑब्वियस सी बात है कि बी बराबर आपका क्या हो गया? इसका स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर धन एल का स्क्वायर, या पी बी बराबर आर स्क्वायर धन एल का स्क्वायर का अंडर रूट। जब ये डिस्टेंस ए बी बराबर ए पी है, ये भी मान कितना आ गया? अंडर रूट आर स्क्वायर धन एल स्क्वायर। अब तीव्रता की बात आप करो, ये धन आवेश है ना, तो इस बिंदु पी पर जो तीव्रता आपकी होगी वो किधर?
परीक्षण आवेश रखोगे इसकी इसी लाइन की सीध में इसको इधर धक्का देगा, ये आपके लिए E1 होगा। और यहाँ की दिशा में माइनस क्यू है, ये इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ आकर्षित करेगा। ये डायरेक्शन किसकी है, E2 की है। परिणामी अगर निकालना चाहो तो परिणामी आपका कहीं इस पॉइंट पर E निकल करके आएगा। चाहे चीज और साफ कर दूं मैं आपके लिए कि ये बीच की डिस्टेंस दोनों की बराबर है, इस नाते आपका E1 बराबर E2, दोनों तीव्रताएं बराबर है, E1 बराबर E2। ध्यान लिखें कि धन आवेश Q के कारण तीव्रता E1 बराबर ऋण आवेश Q के कारण तीव्रता E2, ये बराबर दोनों कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इतना चीज स्क्वायर इसका वर्गमूल वाला टर्म हट जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर आपके पास बचेगा। क्यों भाई, अच्छा अगर मान लो कि ये एंगल यहाँ का थीटा हो, तो इस चित्र को जरा मैं फिर से बना दूं। ये पॉइंट कहीं पर P है मेरे पास ना, एक तीव्रता की दिशा आपकी इधर जा रही है, ये E1, और एक तीव्रता की दिशा नीचे की तरफ आ रही है, E2 मान लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता राशि कैसे, सदिश राशि है ना, तो सदिश राशि को आप उसके घटकों में वियोजित कर सकते हो। अभी E2 को भूल जाओ, E1 को देखो, तो इसका ये ऊर्ध्व घटक क्या मिलेगा आपको, E1 साइन थीटा, और क्षैतिज की बात करो तो E1 कॉस थीटा। कोई दिक्कत याद है कि एंगल थीटा इसका है तब, या ये क्षैतिज से अगर थीटा पर रहा होगा तब के लिए। अब जरा ध्यान दो E2 को, तो E2 के डायरेक्शन में आप इस तरह आओगे, यहाँ पर आपका मिल जाएगा E2 साइन थीटा, और इसी एक्सिस पर ही कहीं मिलेगा आपको E2 कॉस थीटा। क्यों भाई, सही है। ध्यान दीजिएगा कि E1 बराबर E2 क्या है, साइन थीटा के कंपोनेंट हैं, E1 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा, दोनों परस्पर बराबर हैं, परंतु दिशा इनकी क्या है, एक की ऊपर है दूसरे की नीचे है, विपरीत है, इस नाते आपस में ये निरस्त हो जाएंगे, इनका प्रभाव शून्य हो जाएगा। लेकिन E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा ये एक ही दिशा में है, इस नाते ये जुड़ेंगे। तो जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होगी, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो E1 बराबर E2 बराबर, दोनों बराबर है ना, तो ये क्या मिल गया आपको, E1 यहां दोनों रख करके कॉमन कर दो, E1 प्लस कॉस थीटा भी कॉमन आप कर सकते हो, इसको लिख सकते हैं E1 कॉस थीटा धन E1 कॉस थीटा, एक है दो, यानी कि E बराबर क्या मिला, ट्वाइस E1 कॉस थीटा। E1 का मान तो हम रख सकते हैं, कॉस थीटा, कॉस किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आप इससे निकालो, लाल बटे कथा आपको पढ़ाया गया होगा, आधार बटे कर्ण के होता है। आधार इसका कितना है भाई, थीटा जिस पर बन रहा है, थीटा के ठीक सामने लंब होता है, और जिस पर बन रहा है उसका आधार होता है। यहां से आप कह सकते हो कि कॉस थीटा बराबर, क्या कहते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार और बटे कर्ण। तो आधार कितनी, इसका कितना है, L है, और कर्ण का मान बेटा √r² प्लस L²।
ठीक है, आप मान रखो। तो ई बराबर क्या मिला हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और कॉस थीटा का मान कितना आ गया, एल अपान आर स्क्वायर अंडर रूट में एल स्क्वायर। तो दो भी यहाँ है, सॉरी दो यहाँ है, इतना तो लिख दिया मैंने, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ट्वाइस क्यू एल। इसका मान कितना होता है, पी के होता है, ये पी आप इसकी जगह रख दीजिए। ई बराबर क्या मिला हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान, ये अंडर रूट में इस पावर को आप हाफ कर दीजिए, तो आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। लो वैसे ही है, दोनों का आधार समान है, ऐसे में घात जुड़ जाएगी। ये होगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो भाई एक और आधा डेढ़ होता है ना, डेढ़ को आप 3/2 लिखते हो। फिर से वही कंडीशन आपकी कि एल आर की तुलना में छोटा है, इस नाते इसका स्क्वायर, क्योंकि एल इज लेस देन आर, इसलिए एल स्क्वायर इज मच लेस देन आर स्क्वायर। अतः आप क्या करोगे, एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते, ठीक भैया। वैल्यू यहाँ पर करोगे क्या मिलेगी आपको, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो कोई स्क्वायर है, बटे 2 है, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर से पावर कैंसिल इधर की, तो बचा हमारे पास ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर की पावर 3। ठीक है, ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने देखा कि जस्ट अक्षीय स्थिति की हाफ होती है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है कि आप सिद्ध करिए कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की दुगुनी होती है, या इसी को उल्टा करके पूछे, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में उत्पन्न तीव्रता की आधी होती है। तो आप यहाँ से इसको प्रूव भी कर सकते हो। यह चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, जितना एनसीईआरटी में दिया था उसके बेसिस पर है। कुछ न्यूमेरिकल और आपको दिए जा चुके हैं, या जो नहीं आपको आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें आप व्हाट्सएप करिए या कमेंट में आप जरूर बताइए। घर पर रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, प्रसन्न रहिए और सबसे बड़ी बात सुरक्षित रहिए। ओके, जय हिंद।